अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरीशुल हसन ख़ान और आज हम चैप्टर नंबर 22 करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ होती है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता है मैथमेटिक्स की ब्रांच, सही है। जिस तरीके से हम बचपन में पढ़ते थे ना कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा भी आ जाता है, ज्योमेट्री भी आ जाता है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स की एक ब्रांच आती है स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ज़रिए सॉल्व करते हैं, डेटा के ज़रिए सॉल्व करते हैं, सही। जिस तरह आपने फ़िज़िक्स के अंदर भी सवाल पूरे पूरे पढ़े होंगे और उस पर फार्मूला लगा के उनकी वैल्यूज़ निकाली होंगी, उसी तरीके से वो जो फिज़िक्स वाला काम है अगर हम मैथ्स की तरह सॉल्व करें तो उसको स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, सही। अब बेसिक क्यों लगाया है, क्योंकि हम अभी स्टार्ट ले रहे हैं इस चीज़ पर, तो इसलिए बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बेसिक चीज़ों में देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1 ली इसकी 22.1। अब इस सवाल के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हो क्या रहा है, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों ले रहा है, क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए काम समझा देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे। तो पहले से क्लियर होगा ना विजन, तो आसानी से समझ भी आएगा। हमारे पास होती हैं दो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा कैसे, इस ज़रिए से, इस तरीके से बनेगा। लेकिन कौन कौन से फ्रीक्वेंसी टेबल होते हैं, एक होता है ग्रुप और एक होता है अनग्रुप। कौन सा होता है, अनग्रुप। अभी हम अनग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम आ जाते हैं ग्रुप पर। ग्रुप की आ गई दो ब्रांचेस, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूस। यहाँ तक क्लियर है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या चीज़ें निकालनी होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अगर आपके सामने ये नाम ना दिया जाए, खाली डिस्क्रीट बोल दिया जाए, तो आप समझिएगा इन दोनों की बात हो रही है, क्लियर। अगर ये चीज़ें नहीं भी दी जाती हैं, अगर वैसे तो दी जाएंगी, और अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में कंटिन्यूस लग कर आ गया कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल निकालो, तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें निकालनी होंगी। कौन कौन सी, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पे एंड में लिखा है 2 फार्मूलाज और यहाँ पे लिखा है मोर देन 2 फार्मूलाज। क्यों, एक इसका फार्मूला हो गया और एक इसका फार्मूला हो गया। आसानी से ही, डिस्क्रीट आसान है। कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। कंटिन्यूस में ऐसी क्या चीज़ में, अब जब हम क्लास बाउंड्री निकालने जाएंगे, इसका एक फार्मूला, उस फार्मूले के अंदर फार्मूलाज आ रहे हैं। क्लास मार्क्स निकालने जाएंगे, उसके अंदर एक फार्मूला और उस फार्मूलाज के अंदर और मज़ीद फार्मूलाज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, सही। यहाँ तक हमने समझ लिया बात को कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल आएगा, कंटिन्यूस आएगा। डिस्क्रीट के अंदर ये दो चीज़ आएंगी और कंटिन्यूस के अंदर ये तीन चीज़ आएंगी। अब गौर से समझिएगा, फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा कैसे। सबका फ्रीक्वेंसी टेबल सेम होगा, क्लासेस होंगी, ग्रुप होंगी, यानी कि लिमिट बता दी जाएगी। टैली मार्क्स होगा, फ्रीक्वेंसी की तो बात ही हो रही है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद, सही है। वो तादाद लिखनी होती है, कितने नंबर्स के ऊपर, डेटा के ऊपर बात की जा रही है, उसे कहा जाता है, सही। अभी हम समझते हैं। ये तीन तो बनेंगी फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर, हेडिंग्स। जब डिस्क्रीट निकालने होंगे तो रिलेटिव भी आ जाएगा, परसेंटेज, और 2 कॉलम मजीद बढ़ जाएंगे। समझ आ रही है। जब कंटिन्यूस आएगी तो ये 3 कॉलम मजीद बढ़ जाएंगे। ये तो दोनों में बराबर बराबर बनेगा। हमने चार्ट समझ लिया कि अब हम काम किस तरीके से करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्लासीफाई रिस्पॉन्सेज ऑफ 40 फैमिलीज ऑन आओ फ्रिक्वेंटली दे स्पेंड आउट ऑफ सिटी इन अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोल रहे हैं 40 फैमिलीज है हमारे पास जो आउट ऑफ सिटी टाइम गुजारने गई हुई हैं। होते हैं ना, समर वेकेशन में चले जाते हैं, विंटर वेकेशन पे घूमने चले जाते हैं, तो उस हिसाब से आपके पास डेटा है। और वहाँ पे जहाँ पे गए हैं तो सबकी अलग अलग सोच होगी, किसी को अच्छा लगा होगा, किसी के लिए बस सही होगा, तो उनके क्या क्या रिस्पॉन्स थे वो बताओ। तो ये 40 फैमिलीज थी, तो ये 40 का आपके पास डेटा है। जब डेटा आपके पास 40 का है तो हर बंदे ने बात बोली होगी, हर बंदे ने कोई अपना ओपिनियन दिया होगा। किसी ने बोला नेवर, अच्छा नहीं लगा, किसी ने बोला सम टाइम, कभी कभी आ सकते हैं, किसी ने बोला ऑफन, किसी ने बोला ऑलवेज, किसी ने बोला रेयरली। टोटल कौन से लफ्ज़ थे, ये 5 लफ्ज़ थे। बार बार उन फैमिलीज़ ने बोला, अब किसने कितने बार बोला वो ज़रा देखते हैं। तो अब चलते हैं, हमारे पास ये पूरा डेटा है, सही। अब हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ।
टेबल पे आ जाएंगे तो मैंने आपको बताया था क्लासेस, ग्रुप, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी ये सब में बना हुआ आएगा। क्लासेस ग्रुप किसे कि वो कितने अल्फाज बोले गए, तो वो टोटल ये 5 अल्फाज बोले गए। क्लियर हो गई। नेवर कितने लोगों ने बोला, तो नेवर 8 लोगों ने बोला, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। समटाइम कितने लोगों ने बोला, 10 लोगों ने बोला 40 में से। ऑफन कितने लोगों ने बोला, कितनी फैमिलीज ने बोला, 8। ऑलवेज कितनी फैमिलीज ने बोला, 9। रेयरली कितनी फैमिलीज ने बोला, 5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर ये तमाम फ्रीक्वेंसी प्लस करने पे टोटल फ्रीक्वेंसी सही बन जाती है तो इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आप देख रहे होंगे सर ने क्लासेस लिख दिए, फ्रीक्वेंसी लिख दी, तो टेलीमार्क्स क्यों नहीं लिखे, आपको सिखाने के लिए। अब डायरेक्ट ये तो ऐसी चीज़ है ना, आपको दिख रहा है वाजे, आपको समझ आ रही होगी, लेकिन टेलीमार्क्स में थोड़ी गड़बड़ होती। अब कितने बनाने, 8 टेलीमार्क्स। बचपन में याद है हमें गिनती नहीं आती थी तो हम ऐसे लकीरें खींच खींच के पढ़ते थे, 1 2 3 4, उसी को टेलीमार्क्स कहते हैं। तो 8 बनानी है, 1 2 3 4, सही है। आगे बना दूँ 8, मैंने तो बना दी गिन के, मैं खुद भूल जाऊंगा कितनी बनाएंगे, आप भी फिर गिनोगे, गलत हो सकता है। तो इसका एक रूल होता है कि 4 के बाद 5वीं से काट दो, तो मुझे ऐसे पता लगेगा कि ये 5 का ग्रुप बना हुआ है। क्लैरिफिकेशन आसानी से हो रही है कि ये 5 है। बकिया जितनी बची वो बना दो, 4 बना के 5वीं से काटो, फिर अगले बची नहीं है तो अगली बना दो, सही है। 8 हो गई। अब कितनी बनानी है, 10। 1 2 3 4, ये काट दी 5 से, 1 2 3 4 और ये 5 हो गई 10। अब ये कितनी है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3, क्लियर। 1 2 3 4, ये 5 से काट दी, 1 2 3 4। अब इसको 5वीं से क्यों नहीं काट रहा, क्योंकि है ही 9, ख़त्म, हम एक्स्ट्रा थोड़ी बनाएंगे। टेलीमार्क्स कितना है, ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी को देख के बनेगा। यहाँ तक आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। क्या यही काम करना था, नहीं भाई, हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना था। अब ज़रा चलते हैं, हमें पता कैसे चला कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं करा। जब मेंशन नहीं करा तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है। या फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ होगा, वो सवाल शायद कंप्लीट नहीं किया मैंने, उस पर लिखा हुआ था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। या अगर नहीं भी लिखा हुआ हो, यहाँ तक भी लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कुछ नहीं है तो डिस्क्रीट निकालना। और डिस्क्रीट में क्या चीज़ें निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, पहले ही आपको समझा दिया था। तो हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगा, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाय N। N क्या, टोटल नंबर ऑफ डेटा। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना था हमारे पास, 40। अब ये तमाम जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएंगे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबकी आ गई, 10 को डिवाइड करा तो ये आ गया, इसी तरह ये तमाम सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। परसेंटेज से क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया 100 से, फाइनल आंसर मेरे पास सबके आ गए। अब इसका आंसर आपको बुक के पीछे नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत सिंपल था। आपको पता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलेगी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलेगी, सही है। तो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीख लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब 9 मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल सिखाया जा रहा था। बाकी इससे पहले जितने थे वो उसी तरीके से थे, तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बता रहे हैं, सही है। अब बार बार वही सवाल करवाना, हमने पेपर थोड़ी करना आपकी जगह, आपने अपनी मेहनत से सॉल्व करना है। तो एक हम सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। प्रैक्टिस होगी तो सॉल्व होगा। अब सीख लिया, देख लिया, मैंने भी देख लिया, सबने देख लिया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक समझ नहीं आएगा। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। शो कर दिया कि अब कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है। अब कंटिन्यूस बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क्स और क्या होना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तीनों फार्मूलास, तीनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब मेरे पास डेटा दिया हुआ है, पूरी बात क्या कही हुई है पहले ये पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 कॉलेज स्टूडेंट। यानी कि
40 स्टूडेंट्स का, कॉलेज में से 40 स्टूडेंट्स का वेट किया गया जिनका इतना इतना वेट आ रहा था। अब यहाँ से ये तो डेटा है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है। ऑल्सो कम्यूट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इन्होंने यहाँ शो कर दिया। अगर नहीं भी होता तो हम यही चीज़ें निकालते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पहले आपको बता चुका हूँ क्लास बाउंड्री निकालने जाएंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये बहुत लेंदी है, मोर देन 2 फार्मूलाज। क्यों का है? क्योंकि एक चीज़ निकालने जाएंगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। एक एक करके समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब क्लास बाउंड्री निकालने जाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है ये, या तो ये होता है, या तो ये नहीं, ये भी होता है और ये भी होता है। अब ये क्या चीज़ है? लोअर क्लास बाउंड्री। सही है। क्लास बाउंड्री निकालने का मकसद क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री में से d/2 माइनस कर दो। अपर क्लास बाउंड्री, इसका मतलब होता है अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए आप क्या कर दो? UCL में प्लस कर दो d/2। अब ये d/2 क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, ये आगे चल के आपको पता लग जाएगा। अभी बताऊंगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और कुछ भी नहीं होगा। फिर निकालना है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं? जो वो वैल्यू निकालनी है आपको, उसमें LCL प्लस UCL/2, यानी कि लोअर क्लास लिमिट प्लस करो अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या चीज़ होती है, अभी आगे चल के पढ़ते हैं। इसी तरीके से चाहो तो क्लास लिमिट से करवा लो, चाहो तो क्लास बाउंड्री से करवा लो, आंसर दोनों का सेम आएगा, इसलिए और लगाया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है? ये मैंने खुद से फॉर्मूला अपनी तरफ से बना दिया, जबकि ऐसा बुक में था नहीं। काम क्या हो रहा है उसको देखते हुए अपने अल्फाजों में लिख दिया। सही है। ओल्ड फ्रिक्वेंसी में प्लस कर दो न्यू फ्रिक्वेंसी। ये 3 चीज़ें निकालनी है, इनके ये फार्मूलाज हैं। अब आगे चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, फार्मूलाज के अंदर जो बातें हो रही हैं वो भी तो कहीं ना कहीं होंगी। मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबका फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ तक तो सेम आएगा, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस हो। एक के अंदर क्लासेस ग्रुप, एक के अंदर टेलीमार्क्स और एक के अंदर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ गई, टेलीमार्क्स बनाना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो। कभी कभी क्लास पहले क्या निकालते थे, क्लास या फिर ग्रुप, यानी कि एक ऐसा सिंपल सा डेटा होता था मेरे पास, क्योंकि वो हम डिस्क्रीट का काम कर रहे होते थे, हमें कोई नई पंचायत, हमें कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अभी हम इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लासेस लिमिट बनानी है, क्योंकि डेटा बहुत सारा है मेरे पास। अब बहुत सारा को थोड़ा कम भी तो करना है, कंप्रेस करना है। अब वो कैसे किया जाता है, उसको कहते हैं क्लास लिमिट। सही है। तो ये कहलाती है लोअर क्लास लिमिट, जो पहले लिखी हुई है वो लोअर, जो बाद में लिखी हुई है वो अपर। आपके पास ये इतना सारा डेटा है, सवाल के अंदर इतना सारा डेटा है, टोटल कितने ही है, 40 हैं। सही है। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर जो है वो आपका लोअर क्लास लिमिट होता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 119। 119 कहाँ है? ये रहा। और सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है? 176। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको कह सकते हैं हम लोअर क्लास लिमिट और इसको कह सकते हैं अपर क्लास लिमिट। यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो हमें इतना बड़ा डेटा को कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने के लिए लिमिट लगानी पड़ेगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक के नंबर लिख लो, यहाँ से यहाँ तक के नंबर लिख लो। अब एक नंबर कितनी दफ़ा लिखोगे, कितना 40 का डेटा बनाओगे क्या? तो इसलिए ये चीज़ की जाती है और इसको कहते हैं क्लास लिमिट। क्लियर हो गई? जब क्लास लिमिट बनाई तो 119 से 128 आपको कैसे पता चला कि इतनी बनानी चाहिए? तो इसको ज़रा सीखते हैं कैसे पता लगा। पीछे की तरफ चलते हैं फॉर्मूलाज में। ये आता है क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल कैसे पता लगेगा कि इन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आपको कैसे पता लगेगा? तो उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। सही है। जब क्लास इंटरवल आएगा, अब क्लास इंटरवल कैसे आ रहा है ज़रा गौर से देखिएगा। क्लास इंटरवल को शो करते हैं एच से, और एच का ये पूरा फॉर्मूला है। जब हमने ये फॉर्मूला लिखना शुरू करा तो इसके अंदर ये सीलिंग, ये ब्रैकेट नहीं बने हुए, ब्रैकेट होते नीचे से भी मुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये नीचे से मुड़ा हुआ नहीं है। जब ये सीलिंग अप्रोक्सीमेशन आई तो अंदर आ गया आर, नीचे आ गया डिवाइड, और डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻m। नई चीज़ है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जैसे ही एक फार्मूला लगाएंगे अगले 2 फार्मूलाज और आ जाएंगे। तो आर क्या होता है भाई?
आर होता है रेंज, रेंज को शो करते हैं आर से। इसकी क्या होती है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। ये थी लोअर ऑब्जर्वेशन और ये थी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, दोनों को माइनस कर देंगे, रेंज आ जाएगी हमारे पास। जब यहाँ से आर आ गया, नंबर ऑफ क्लासेस के, यानी कि उस डेटा के अंदर कितनी रॉ बननी चाहिए जब जाके वो रुक जाए। जैसे कि ये आपके सामने ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो इसके कितनी बननी चाहिए कि यहाँ के रुक जाए, इससे ज़्यादा काम ना हो। तो हमें पता चलेगा वो के से, और के क्या होता है, नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला फिक्स होता है, इसको शो करते के से, और इसका फिक्स होता है अप्रोक्सीमेशन, सीलिंग अप्रोक्सीमेशन 1 + 3.322 log n। n क्या था, वही नंबर ऑफ डेटा। सही, हमने आर बता दिया, हमने के बता दिया। अब एम की बारी। एम क्या होता है, डेसिमल प्लेस। अगर डेटा आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ है, कितने पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, जितने पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी उतनी एम होंगी। फॉर एग्जांपल अभी कोई पॉइंट नहीं है तो एम कितना होगा, 0। अगर 1.28 पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 2, तो एम कितना हो जाएगा, 2। जितने पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी इसका मतलब एम उतना है। क्लियर हो गई। अब इसका मतलब क्लास इंटरवल, एक चीज़ निकालने के लिए मुझे कितनी चीज़ों से होकर जाना पड़ेगा, इतने सारी चीज़ों से। अच्छा, ये 1/10 की पावर m क्या चीज़ है, ये होता है d। सही है, d क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन द क्लास, कि हर क्लास के बीच में, हर क्लास के बीच में, जैसे इसमें 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 और इसमें और इसमें, सबके बीच में सेम डिस्टेंस आना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर 2 का आ रहा है नीचे 10 का आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं d। क्लियर हो गया। अब अपर क्लास लिमिट निकालने के लिए UCL में प्लस कर दो h, जो आपने क्लास इंटरवल निकाला, और माइनस कर दो d को। अभी समझाता हूँ कैसे। आपने करना क्या है, आपने डेटा देखा, डेटा के अंदर ये रेंज बनानी है, यानी कि क्लास लिमिट बनानी है। क्लास लिमिट के दरमियान में कितने नंबर का डिस्टेंस होना चाहिए, उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल को किससे शो करते हैं, h से। h निकालने गए तो भाई r भी गले लग गया, के भी गले लग गया, और 10 की पावर m भी गले लग गई। सही है, वो सब अलग अलग फार्मूला से हमने निकाल दिया। क्लियर हो गया। अब मुझे पता कैसे चलेगा 119 से अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, तो वो निकलेगा UCL। क्लियर हो गई। यूं कह सकते हैं आप कि ये चीज़ निकालने के लिए इतना सारा हमने काम करना पड़ा। सही है, तो UCL में प्लस करेंगे h और माइनस कर देंगे d को, तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट निकल के आ जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई हम समझ आ गया यहाँ तक। तो अब हमें फ्रिक्वेंसी कैसे पता चलेगी भाई, उस वक्त तो एक नंबर होता था ना, वो एक नंबर ढूंढो पूरे, उसमें कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, कितनी दफ़ा बोला हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अपर क्लास लिमिट कैसे निकालेंगे, यानी कि ये कैसे पता चलेगा अगला नंबर कौन सा होगा। बस ये पहला मालूम करने के चक्कर में हमने इतनी मेहनत करी है पीछे। जब इतनी मेहनत कर ली, हमें पता लग गया, तो आगे के बढ़ते रहेंगे कि यानी कि 119 और 128 के बीच में कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 10। तो 10 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब आपको एंड में जाके लग रहा होगा 178 तो है ही नहीं, तो भाई 178 नहीं है, कौन सा, 176। कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 10 चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 178 चलो डेटा के अंदर नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट तो कंप्लीट करें। तो हमने यहाँ तक कर दी। अब पहले तो एक नंबर ढूंढना होता था कि वो एक नंबर कितनी दफ़ा लिखा हुआ पूरे डेटा के अंदर, एक बंदे ने कितने लोगों ने वो एक ही बात कही है। लेकिन अब क्या है, 119 से लेकर 128 के दरमियान में जितने नंबर आते हैं, या 119 और 128 भी जो नंबर आता है, कितनी दफ़ा आ रहा है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो टोटल इन दोनों के दरमियान में जो डेटा के अंदर लिखा हुआ है, आपके पास ये जो डेटा में लिखा हुआ है 119 से लेकर 128 के दरमियान में कितनी दफ़ा लिखा हुआ है वो नंबर। कोई एक नंबर होगा बार बार रिपीट हो रहा होगा, कोई एक, सारे नंबर होंगे एक भी दफ़ा रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो टोटल वो जो नंबर थे वो हो रहे थे भाई 4 दफ़ा रिपीट। फ्रीक्वेंसी बन गई 129 से 138 के दरमियान में 7। उर्दू में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। चलें अब 139 से लेकर 148 के दरमियान में 14, 149 से लेकर 158 के दरमियान में 7, 159 से लेकर 168 के दरमियान में 6, 169 से लेकर 178 के दरमियान में 2। अब तमाम फ्रिक्वेंसीज को प्लस करेंगे तो 40 बन रहा है। 4, 7, 14,
4 7 कितने होते हैं आपके पास 11 11 14 25 25 7 32 32 प्लस 6 38 38 प्लस 2 40। क्लियर? 40 का डेटा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि यहाँ तक काम सही कर। टैली मार्क्स भूल गए, टैली मार्क्स अभी बना लेते हैं। कैसे बनती है? 4 1 2 3 4 ख़त्म। 7 1 2 3 4 5वें से कट हुई, बकिया बचे 2। 14 1 2 3 4 5वें से कट 1 2 3 4 5वें से कट 1 2 3 4 14 बन गई। ये वैसी 7, ये 6। इससे मुझे भी पता लग रहा है, आपको भी साफ साफ पता लग रहा है कि कितने टैली मार्क्स बने हुए, और ये सिर्फ और सिर्फ 2। क्लियर? ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल था। अगर डिस्क्रीट होता तो बहुत ही आसान था, लेकिन ये कंटिन्यूस, इसके लिए इतनी मेहनत करिए। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला कहता है भाई, क्लास बाउंड्री को निकालो, लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस कर दो d/2 को। d बताया था ना क्या होता है, स्पेसिंग डिस्टेंस, यानी कि 1 की पावर 110 की पावर m। तो मैंने क्या करा, क्लास बाउंड्री कैसे निकलेगी भाई? क्लास बाउंड्री निकलेगी हमारे पास कि लोअर क्लास बाउंड्री में माइनस कर दो d/2 को। अब d/2 हमने क्या करा, 119 में माइनस करवा दिया d/2। d कैसे आया था? 1/10 की पावर m, 1/10 की पावर m, यानी कि d हमारे पास क्या निकल के आया? 1। 1 को जब 2 से डिवाइड करवाएंगे 0.5, यही है। 0.5 को मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस करवा के माइनस करवाऊँगा तो आ जाएगी 123.5। बाकी इन सबको भी हमने ऐसे सॉल्व करा तो मेरे पास ये तमाम की तमाम क्या आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई। अच्छा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अब क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स को किस तरीके से निकालेंगे, ज़रा फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला हमें कह रहा है क्लास मार्क्स का कि लोअर क्लास लिमिट में अपर क्लास लिमिट को प्लस करो और डिवाइड करवा दो 2 से। तो हम चाहेंगे भाई, लोअर क्लास लिमिट क्या थी हमारे पास 119 और अपर क्लास लिमिट क्या है 128। दोनों को प्लस कराओ, जब 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्लास मार्क्स आ गया। इसी तरह बाकी सबका करेंगे तो ये तमाम के तमाम क्या आ गए, क्लास मार्क्स आ गए। हो गया एक कॉलम कंप्लीट हमारा। क्लास बाउंड्री का क्या गेम होता है, क्लास बाउंड्री को कैसे निकाला जाता है कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 कम कर दो और अपर क्लास लिमिट में 0.5 बढ़ा दो। तो वही काम हमने इधर करा। ज़रा देखिए, 119 में से 0.5 कम करा तो 118.5, 128 में 0.5 बढ़ा दिया तो 128.5। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 0.5 ही क्यों कम कर रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अभी हम। भाई फॉर्मूला कह रहा है d/2 को माइनस करो। अभी d हमारे पास क्या है 1, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। सही है, जो d होगा उसके हिसाब से चलेंगे। आपको यहाँ तक क्लास बाउंड्री तक क्लियर हो गया होगा। सही। अब आखिरी में बचता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है कि पुरानी फ्रिक्वेंसी में नई फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दो। अभी सबसे पहले कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या है 0। जब 0 में 4 प्लस हुआ तो क्या आ गया, कम्युलेटिव 4। अब उसको छोड़ दो, इधर देखो 4 में जब मैं अगली फ्रिक्वेंसी को प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा 11। जो 11 बना उसमें मैंने 14 को प्लस करा तो 25। जब 25 बना तो 7 को प्लस करा 32, 32 में 6 को प्लस करा 38, और 38 में जब मैं 2 को प्लस करूँगा तो क्या बन जाएगा 40। तो इसका आंसर इस तरीके से चेक हो सकता है कि ये काम हमने सही करा है या नहीं। नंबर ऑफ डेटा बराबर होने चाहिए कम्युलेटिव ऑफ फ्रिक्वेंसी के। सही है। अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।